हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाग 2 में। और जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी BPO यानी मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं वो कृपया करके वीडियो को जरूर देखा करें, PDF के चक्कर में न पड़ा करें, क्योंकि PDF मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और PDF से कुछ होता है नहीं। मैं आपको एक फिर से बता दूँ तो भाग 2 में मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, सिर्फ टॉपिक की बात करूँगा। पंचायती राज से संबंधित जितनी भी समितियां हैं यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि पंचायती राज के जो इतिहास है उससे 10 नंबर का जो है पेपर बनेगा। तो इस 10 नंबर को हम जल्दी से कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगामी 15 या 20 दिन में आप उन स्टूडेंट से आगे निकल जाएं जो कि मार्केट में किताब आने के बाद या फिर कोई कोर्स के बाद ही तैयारी को शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस आप लोग कंटेंट पे ध्यान रखना कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए बिल्कुल तैयार रहे, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पंचायती राज है वो एक स्थानीय स्वशासन का विषय है और स्थानीय स्वशासन के लिए हम लोगों ने जो है पार्ट 1 में बहुत सारे प्रयास किए थे कि किस तरह से देखा था कि स्थानीय स्वशासन या फिर पंचायती राज को शुरू से लेकर लास्ट तक जोड़ दिया गया, यानी कि आज़ादी के पहले से लेकर के और अब तक लगातार उस पर की सरकारें काम कर रही हैं। तो एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या एक बार चीज़ें रही हैं तो वो देख लेते हैं। आपको अपने नोट्स में इन ईयर को मेंशन करना है और साथ साथ में इनको पढ़ते जाना है। 1864 में भारत सरकार का एक प्रस्ताव जारी हुआ जिसमें कि स्थानीय सुशासन को मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। ये 1864 की बात थी भारत सरकार के द्वारा। 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों के कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया। 1870 में लॉर्ड मेयो ने की बात की, ये भी आप नोट्स में मेंशन करें। 1882 ईस्वी में वायसराय थे लॉर्ड रिपन, इन्होंने स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और पूरे देश में उपखंड तालुका बोर्ड या जिला बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। और आपको पता होगा लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है, वो भी आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको याद करवाया था। चलिए, उसके बाद आपको पता होगा इस प्रस्ताव को इसका स्थायी स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी बात आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में स्थिति जांच के लिए 1907 में एक जो है अध्यक्षता की, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे CEH हॉब हाउस, ठीक है। इसको हम लोग शाही आयोग कह रहे थे, तो ये भी आपको ईयर याद रख लेना है, जिसको हम लोग कह रहे थे कि राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इस आयोग ने 1909 में एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी और उसके बाद 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय सुशासन को मजबूत बनाने का मत व्यक्त किया था। उसके 1919 आपको पता होगा, यहाँ पे मार्टिन चेम्सफोर्ड की बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी, एक बार फिर से आपको इसको रिवीजन कर लेना है। और स्थानीय सुशासन के स्पष्ट प्रावधान किया गया था, मतलब कि मार्टिन चेम्सफोर्ड में भी इस बात को बताया गया था कि आपके स्थानीय सुशासन कितना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द्वैत शासन, आपको पता होगा द्वैत शासन के जनक जो हैं वो आपको पता है कार्टियस कहलाते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है स्थापित किया और स्थायी शासन को हस्तांश विषय यानी कि इन विषयों के प्रशासन जो है सलाह से करते थे उसमें जो है रख दिया था। और 1920 में संयुक्त प्रांत यानी बहुत सारे जो स्टेट थे इन्होंने जो है स्थायी सुशासन को जो है अलग कानून बनाने के लिए जो बाध्य हो गए। और 1935 जब अधिनियम आया था तो उसके बाद राज्य का विषय बना दिया गया। यहाँ तक बातें क्लियर है। अच्छा, उसके लिए आपको क्वेश्चन और याद रख लेना है कि गांधीवादी नेता थे जिसके नाम थे श्रीमान नारायण अग्रवाल, इन्होंने जो है संविधान पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया एवं संविधान के नीति तत्व में भाग 4 में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल करने की बात कही, यानी कि आर्टिकल 40 की बात की गई, ठीक है। उसके अगले व्यक्ति हमको याद रख लेना है KC कुमारप्पा। ये देखिए, इन्होंने स्वतंत्रता के बाद गांधीवादी अर्थव्यवस्था का जो है समर्थन किया और स्वतंत्र प्राप्ति के बाद उन्होंने गांधी की ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी उसको साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था को विशेष बल दिया, ठीक है। तो दोनों व्यक्ति आपको याद रख लेंगे, इन्होंने श्रीमान नारायण अग्रवाल ने क्या किया था और KC कुमारप्पा ने क्या किया। देखो भाई, यही सब चीज़ें आप पेड बैच में जब पढ़ते हो ना तो आपको बड़ा मजा आता है, और फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू है नहीं दुनिया में, वो आप जानते होगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद केंद्र में पंचायती राज के लिए सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई तथा सबसे पहले मंत्री आपको याद रखना है SK डेज के मंत्री बनाए गए। तो उम्मीद है कि ये इतिहास को हम लोग जो एक बार रिवीजन कर रहे थे वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितनी बात थी लगभग चीज़ें हम लोग एक पार्ट 1 में पढ़ चुके थे, थोड़ी बहुत चीज़ें छोटी हुई थी उसको मैं अब यहाँ से कवर करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 2 अक्टूबर 1952 को आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है उसको प्रारंभ किया और
उसके बाद यहाँ पर इस कार्य के लिए राष्ट्रीय प्रसारण सेवा जो कि 1953 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई थी। ये सभी चीज़ें सिर्फ ओनली पंचायती राज व्यवस्था के लिए ही बात चल रही हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू किया गया। इस काम का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं जो है सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रम को जनता के प्रति रुचि पैदा करने तथा भागीदारी को बढ़ाना था, लेकिन इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया, जिस कारण से यह सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया, मतलब कि और असफल हो गया। सीधी बात है कि जो भी लाभ थे वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अधिकारियों तक ही पहुंच पा रहे थे, और जो जितना भी पैसा दिया जाता था वो अधिकारियों में ही बट जाता था और जो है वो विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए फेल हो गया। फिर बाद में पता चला कि बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो लोगों से सुझाव मांगे गए कि सबसे मांगे जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनसे कहा गया कि एक काम करो, आप लोग सुझाव दो, यानी कि समिति बनाओ और उस पर जाँच करो क्या है। तो सबसे पहली जो समिति है वो आपकी आती है बलवंत राय मेहता समिति। आपको इसकी ईयर याद रख लेनी, 1956 में ही आई थी और 1956 में इसका गठन किया गया था, जबकि कार्य जो है इसने जो रिपोर्ट वगैरह सौंपी थी वो आपकी जो है सौंपी थी 1957 में, जो कि यहाँ पर। ठीक है, 1957 के अंत में प्रस्तुत रिपोर्ट में इन्होंने जो है बात कही। इन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन हेतु गाँव से लेकर के जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया इन्होंने कि सीधी बात है 3 स्तर की पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, और कौन कौन सी होनी चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें आपको पता होगा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, प्रखंड स्तर पर नहीं कि पंचायत समिति होनी चाहिए, और जिला स्तर पर आपकी जिला परिषद होनी चाहिए। गठन के सुझाव के बाद यह सिफारिश भी की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायती समिति के स्तर पर होनी चाहिए, और 12 जनवरी 1958 को इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय विकास परिषद जो बनाई थी उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, तो और राज्यों में से कहा कि इसको कार्यान्वयन किया जाए, यानी इस पर कार्य किया जाए। इसलिए BR मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पीकार भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो व्यवस्था थी ये सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर लागू हुई 1958 में, जबकि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो इन्होंने बताया, तो यहाँ पर नागौर जिला राजस्थान का रहा होगा, और यहाँ पर जो गांव था वो बगदरी गांव में ये जो है लागू हुई सबसे पहले। तो प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश और जो है रियल तौर पर जो है राजस्थान का नागौर जिले का गांव जो है वो बगदरी गांव में हुई। तो यानी कि आपको पता हो उसके बाद बहुत सारे राज्यों में लागू हुई, बोले कि उनसे मतलब हमें ज़्यादा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति इसकी जो है ईयर याद रखनी 1977 में आई थी ये, और इसमें कुल 13 सदस्य थे, और उन्होंने जो है रिपोर्ट 1 साल बाद यानी कि 1978 में रिपोर्ट जो है सौंपी, और इन्होंने भी जो है त्रिस्तरीय के स्थान पर इन्होंने कहा द्विस्तरीय जो है होने चाहिए, है ना, द्विस्तरीय जो है संरचना होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, तो एक तो होनी चाहिए आपकी जिला स्तर पर जिला स्तर और मंडल स्तर पर मंडल स्तर, 2 ही। और उन्होंने ये कहा कि मंडल पंचायतों में कम से कम 15 से लेकर के 20,000 की जनसंख्या जो होनी चाहिए, और 10 से 15 गाँव इसमें सम्मिलित किए जाएँ। इस समिति के अनुसार जिला परिषद को शक्तिशाली बनाना चाहिए, और समस्त जो कार्य बिंदु हैं वो जिला परिषद को दिए जाएँ। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने कही। ठीक है, साथ में समिति का मत था कि पंचायतों के निर्वाचन में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, ये जो है इनके विचार थे। और तथा इन्होंने ये कहा कि चुनाव 6 महीने की अवधि में हो जाने चाहिए, अगर कोई विघटन वगैरह हो रहा है तो। उसके बाद इन्होंने पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ ये कि इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें देखो पढ़ करके आपको चलनी पड़ेंगी, तब आपको हो जाएंगी। ठीक है, इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए जो है अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारी इन्होंने बातें बताई, मैं आपको पूरी बातें बता चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट थी। आगे बढ़ रहे हैं। आगे अगली है डॉक्टर PK राव समिति, है ना, ये आई थी 1985 में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि जो है इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। सबसे पहला ये जो है इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा ये है कि 1986 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, और कहा कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर गांव पंचायत के गठन की सिफारिश करते हुए जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व इन्होंने दी। इस समिति ने वित्त आयोग के गठन, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, पंचायत नियमित चुनाव कराने, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को आरक्षण की सिफारिश वगैरह की इन्होंने और बताया। ठीक है, आगे बढ़ना है। सिंघवी 1986 में ये इनका पूरा नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी, इनकी अध्यक्षता में ये पुनरुत्थान के सुझाव दिया इन्होंने,
और इन्होंने सबसे पहला ये कहा कि स्थानीय सुशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए और संस्थाओं के चुनाव गैरदलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने के न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, है ना। तो 2-3 बातें इन्होंने कही और वित्तीय संसाधन वगैरह उपलब्ध कराए जाएं। आगे बढ़ते हैं। पी.के. थोंगन समिति 1988 में आई थी और इन्होंने भी सेम यही कहा कि राज्य संस्थाओं को संस्थाली बनाया जाए एवं उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाए, है ना। उसके बाद समिति ने कहा कि पंचायतों का संबंध सीधा संघ से होना चाहिए, राज्यों से नहीं होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग तथा नियोजन एवं समन्वय समिति होनी चाहिए, ठीक है। और 1989 में जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, इन्होंने पंचायतों को सुधार के लिए विशेष रुचि ली तथा जो सिंघवी और थुंगन समिति की सिफारिश को अप्लाई कर दिया और 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, इन्होंने 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए और इसकी डेट भी याद रख लेनी है। 22 एवं 23 दिसंबर 1992 को ये पारित कर दिया गया। 70 राज्यों की विधानसभाओं ने इसको अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति जताई और 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे देश में लागू हो गया। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं जरा बता देना भाई कमेंट में, है ना, ठीक है। पढ़ा तो वही आप लोगों ने। चलो, तो फिर इसमें हमने इस वीडियो में बहुत कम समय में हमने जितनी भी समितियां थी वो हमने चर्चा कर ली है। अब आगे हम लोग क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो हम लोग अगला लेक्चर पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 3 में सिलेबस में जो भी दिया जाएगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। इसकी PDF आपको हमारे ग्रुप से मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप अगर मान लो ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो फिर एक बार कमेंट करना, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में। और भाई पढ़ते रहना, क्योंकि आपको पता है वीडियो या PDF देखने से कुछ नहीं होने वाला, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर समस्याएं होने वाली है ना।